नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, दीनानाथ बत्रा जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और आरएसएस के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, वो आजकल शिक्षा पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ मुद्दे हमारे देश के सामने उठाए हैं। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सलील मिश्रा साहब मौजूद हैं, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। पहला सवाल सलील मिश्रा साहब मेरा आपसे ये है कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि भारत जो है वो अखंड भारत रहा है, भारत की सीमाएं जो हैं वो तिब्बत, चीन, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान तक जाती थी। तो प्राचीन काल में भारत जो है एक बड़ा देश था, वृत्र देश था। क्या उनकी इस अखंड भारत की जो उनकी सोच है उससे आप सहमति रखते हैं? उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत बड़ा देश था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत आज भी बहुत बड़ा देश है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का, मैं पहले एक बात बता दूं कि जो इतिहास लिखा जाना चाहिए वो हमारे कुछ आदर्शीकृत विचारों के आधार पर नहीं लिखा जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि वो एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ और सेक्युलर आधार पर लिखा जाना चाहिए है, प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। और इतिहास में चूंकि प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी बातें हम बिल्कुल ही विश्वसनीयता के साथ हमें नहीं पता चल पाती, इसलिए हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो अक्सर बहुत सारे मसलों पर बहस होती चलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए निश्चित रूप से फाइनलिटी के साथ कुछ कह देना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अब ये जो बाउंड्री लाइन का विचार है, ये एक बड़ा ही आधुनिक विचार है कि कहां पर एक देश की सीमा समाप्त होती है, दूसरे देश की सीमा शुरू होती है, उसको लेकर लड़ाइयां भी होती हैं, भारत की सीमा, इंग्लैंड की सीमा, ये पूरी दुनिया के बारे में सच है। अब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, उस समय इस तरह का सीमा निर्धारण उतना आसान नहीं था। संस्कृति के आधार पे, मतलब कल्चर के लेवल पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते थे, जाते थे। अशोक ने लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसी में उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को भेजा श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, और वहाँ पर भारतीय जो सभ्यता उस समय की थी उसका बहुत ही प्रचार और प्रसार हुआ। तो ऐसा तो बहुत चलता रहा, लेकिन बहुत ही वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, प्रामाणिक तरीके से ये बता पाना कि यही एक सीमा थी, वो बहुत मुश्किल है। अलग अलग समय में राजा होते थे, एक राजा के समय में एक क्षेत्र होता था, दूसरा राजा होता था उसमें वो क्षेत्र नहीं होता था, एक राजा वो हार जाता था, कुछ जीत जाते थे। तो जो बाउंड्री लाइंस हैं ये समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी, बदलती रहती थी। एक ऐसी कोई परमानेंट फिक्स्ड भारत की एक पहले जो बाउंड्री थी ये सही नहीं है। 47 में ही, आज भी देख रहे हैं, 47 से पहले भारत की एक बाउंड्री थी, फिर कुछ वजह से, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण वजहों से भारत का विभाजन हुआ और उसकी बाउंड्री लाइन बदल गई। एक समय में ब्रिटिश बर्मा को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते थे, अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान का हिस्सा मानते थे, 1919 के बाद में नहीं रहा। तो बाउंड्री लाइंस बदलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। जो बात आज के बारे में सच है ये प्राचीन भारत के बारे में भी सच थी। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली लगातार भारत की क्या बाउंड्री थी। ये बात निश्चित रूप से सही है कि भारत एक बड़ा देश तब भी था, और कल्चर के लेवल पे, संस्कृति के लेवल पे बहुत ज़्यादा आदान प्रदान, लेना देना जो था वो तब भी चलता रहता था, जैसा कि आज भी चलता रहता है। लेकिन इस पर बहुत ही एक बिल्कुल ही निश्चित रूप से कह देना कि ये भारत की सीमा थी लगातार, ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि हमने सुना है और हमने जाना भी है कि ब्रिटिश काल से पहले भारत अपने आप में बड़े, मतलब उसमें विभाजित था, अलग अलग तरह की रियासतें चलती थी, परिकल्पना नहीं थी एक राष्ट्र की। तो भारतीय संस्कृति को हम कैसे देखते हैं, मतलब उस काल से लेके, ये तो आधुनिक काल माना जा सकता है इसको, तो कि वहाँ से लेके अब तक हम उसको कैसे एक राष्ट्र की कल्पना देखते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं दो स्तर पर इसका जवाब दूंगा। एक तो राष्ट्र के, आपने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन ये बात पूरी दुनिया के ऊपर लागू होती है। जो राष्ट्र की अवधारणा है, जो नेशन की एक अवधारणा है, वो एक आधुनिक अवधारणा है। और मुझे लगता है कि 18वीं शताब्दी से पहले भारत तो नेशन नहीं था, लेकिन दुनिया में कहीं भी नेशन नहीं थे। तो जो भी नेशंस के रूप में जिनको आज हम जानते हैं, वो सब आधुनिक युग की औद्योगिक समाज की उपज हैं और उसकी परिणाम है। उससे पहले होता यह था कि कभी केंद्रीकृत राज्य होते थे, कि एक राजा आया, एक सम्राट आया बड़ा, और उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, जैसे कि मौर्य ने बनाया, अशोक ने बनाया, गुप्तों ने बनाया, मुगल के समय में भी रहा। और फिर कभी कभी ऐसा समय आता था कि वो केंद्रीकरण खत्म हो जाता था, विकेंद्रीकरण आता था, और छोटे छोटे हिस्सों में
देश बढ़ जाता था, जहां पर कि रीजनल पॉलिटीज अलग अलग होती थी। तो दोनों ही दौर भारत के इतिहास में चलते रहे हैं। और जहां तक नेशन की बात है, आधुनिक काल से पहले नेशन की अवधारणा का कोई मतलब नहीं है, थी नहीं। जो संस्कृति के लेवल पर आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति को लेकर एक पैमाना है जिस पर दो एक्सट्रीम एंड हैं। एक तरफ तो शाश्वत सनातन प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। बेहतर यह होगा कि भारतीय संस्कृति को एक ग्रोइंग, चेंजिंग, एक वाइब्रेंट संस्कृति के रूप में देखा जाए। ऐसा नहीं था कि भारत की संस्कृति एक खास समय में बन गई थी। भारत की संस्कृति लगातार बन रही थी, लगातार बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी बातें उसमें जुड़ रही थी, जो कि आज भी होता है। इवॉल्व हो भाषा और तो भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि वो शाश्वत और सनातन थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो लगातार फल फूल रही थी, बढ़ रही थी, बदल रही थी, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। बहुत सारे बाहर के अनुभव, बहुत सारे भीतर के अनुभव, बहुत सारे स्थानीय अनुभव जो हैं वो उसमें शामिल हो रहे थे, समेकित हो रहे थे, और उन सबके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही रिच, समृद्ध, बहुत ही प्लूरल, विविधतापूर्ण, और उसके बाद साथ साथ बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही सिंक्रेटिक जुड़ी हुई भारत की संस्कृति थी, जिसमें कि कई संस्कृतियां शामिल थी। इसलिए कि भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता और जो आज भी है वो उसकी विविधता है। तो एक ही संस्कृति में कई संस्कृतियां हैं। तो भारतीय संस्कृति को इस तरह से देखना बेहतर होगा, शाश्वत रूप से नहीं बल्कि ग्रोइंग रूप से, वाइब्रेंट रूप से, जो कि लगातार बदल रही है, बढ़ रही है, फल फूल रही है, उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। तो दीनानाथ बत्रा की जो भारतीय संस्कृति का जो पैमाना है और आपका जो जिसको आप बता रहे हैं, उसमें क्या फर्क देखते हैं आप? यही सबसे बड़ा फर्क है कि मैं भारतीय संस्कृति को शाश्वत और सनातन रूप से नहीं देखता हूं। मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि हमारे इतिहास का एक समय ऐसा था जिसमें कि भारतीय संस्कृति के सारे पैमाने, सारी चीजें आ गई थी। हमारी भाषाएं, जो सारी भाषाओं ज्यादातर हैं, वो मध्यकाल पीरियड की, और लगातार उनमें आज भी तब्दीलियां हो रही हैं। आजकल जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं वो एंशिएंट पीरियड की नहीं है, वो मध्यकाल की हैं, वो आधुनिक काल की हैं। तो ये इस वजह से था कि भाषाई स्तर पे बहुत सारी तब्दीलियां हो रही थी, नई नई भाषाएं आ रही थी, उनमें साहित्य लिखे जा रहे थे, दो भाषाएं एक दूसरे से मिलकर डायलॉग कर रही थी तो एक दूसरे के शब्द ले रही थी। और यही किसी भाषा की विशेषता होती है। अगर आप भाषा को फ्रीज कर देंगे, उसको आप रोक देंगे, आइसोलेट कर देंगे, तब उसका विकास नहीं हो पाएगा। भाषा का और संस्कृति का विकास जो है उस तब होता है जब वो डायलॉग करती है लोगों के साथ में। डायलॉजिकल संबंध जब होता है तो नई नई बातें आती हैं, हम किसी को देते हैं, कोई हमको देता है, और इस तरीके से सारी संस्कृतियां बढ़ती हैं। लेकिन दीनानाथ बत्रा जी ये बोलते हैं कि भाषा के अंदर अगर किसी और भाषा के शब्द आ जाते हैं, जैसे उन्होंने सवाल उठाया एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंदर उर्दू और अंग्रेजी के शब्द पढ़ाने से बच्चों का जो दिमागी जो माइंड सेट है वो उसको भ्रष्ट बनाया जा रहा है, मतलब उनकी कहीं ना कहीं विकास में ये बाधा है। तो क्या ये बात सही है कि भाषा का इतना मतलब अनुचित जो उनका जो परिभाषा है वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अवैज्ञानिक है। इसलिए कि अब तो जो भाषा को लेके जो रिसर्चेज हुई हैं, जो शोध हुए हैं, वो ये बताते हैं कि बचपन में बच्चे के दिमाग में इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी और इतनी ज़्यादा रिचनेस होती है कि उसमें भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता ज़्यादा होती है बनिस्बत बड़े होने पे। कहने का मतलब ये है कि एक नई भाषा को छोटा बच्चा मुझसे ज़्यादा बेहतर सीख सकता है, और इस उम्र में मुझे वो सीखना मुश्किल होगा। और ज़्यादा व्यक्तित्व के ज्ञान के विकास के लिए जितनी ज़्यादा अगर वो भाषाएं सीख पाए तो वो तो और अच्छी बात है। उर्दू तो भारत की भाषा है, उर्दू और हिंदी मिलके एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। अंग्रेज़ी भी उसमें आ जाए, अब अंग्रेज़ी भी कमोबेश एक भारत की भाषा हो गई। एक समय ऐसा था कि हम उसको विदेशी भाषा मानते थे। जो अंग्रेज़ी भाषा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो तमाम और भाषाओं से शब्द लेती है। आज आप अंग्रेज़ी की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें लगभग 500 के करीब शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि भारत से और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ लोग गए थे वहाँ की भाषाओं से लिए हैं। लैटिन के शब्द हैं, ग्रीक के शब्द हैं, फ्रेंच के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, हिंदी के बहुत सारे शब्द आ गए हैं, गुरु, सलाम, तमाम। तो वो अंग्रेजी भाषा की विशेषता है। और किसी भी भाषा की विशेषता ये होती है कि वो इतनी समावेशी उसको होना चाहिए कि वो तरह तरह के प्रभावों को, तरह तरह के शब्दों को अपने आप में ले, उनके साहित्य के साथ एक तारतम्य स्थापित करे। तो वो एक कमजोरी नहीं होती है, वो एक मजबूती है। कोई भी भाषा आइसोलेशन में ग्रो नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छा है, मैं तो मानता हूं कि भाषा में ये लिंग्विस्टिक सिंक्रेटिज्म जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी भाषा जो है वो और भाषाओं के साथ डायलॉग करे, उनके शब्द, उनका साहित्य जाने,
तो बहुत बेहतर। जितने ज़्यादा हर साहित्य की अपनी विशेषता होती है, तो हम ज़्यादा साहित्य देखेंगे समझेंगे, उतना हमारा व्यक्तित्व ज़्यादा समृद्ध होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये विचार बहुत ही अवैज्ञानिक है कि सिर्फ एक ही भाषा के आधार पर एक ही भाषा को पकड़े रहना चाहिए और उसमें और किसी भाषा का कोई अंश नहीं आना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही अवैज्ञानिक विचार है। दीनानाथ बत्रा साहब भारतीय संस्कृति को हिंदूवादी संस्कृति के रूप में पेश करते हैं। उनका ये मानना है कि हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, इसलिए जो दूसरे धर्म हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रव्यू में नहीं आते। कुछ भी जो उन धर्मों के भीतर होता है वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा है कि इन अलग अलग देशों के अंदर जो अखंड भारत का वो हिस्सा मानते हैं, उन देशों के अंदर भी ये हिंदू संस्कृति की पहचान रही है, छाप रही है, और उसी के आधार पर उनका मानना है कि पूरे देश में अखंड भारत का नक्शा बनाया जाना चाहिए और 14 अगस्त को उसको एक अखंड भारत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बात में मुझे दो समस्याएं हैं, दो समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें भारतीय संस्कृति की तो समझ नहीं है, लेकिन हिंदू संस्कृति की भी समझ नहीं है। इसलिए कि हिंदू संस्कृति भी कोई ऐसी हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति कोई ऐसा नहीं कि एक ही समय में बन गया था। हिंदू धर्म में, और जिसको कि हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो कि धर्म से डिराइव की हुई कल्चर है, उसमें इतने महत्वपूर्ण तब्दीलियां, इतने महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं कि हिंदू कल्चर खुद एक बहुत ही वाइब्रेंट, सिंक्रेटिक और ग्रोइंग कल्चर रही है। तो हिंदू कल्चर जो आज हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म वैदिक समय में नहीं था, इसलिए कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई। जो देवी देवता भी थे, जो वेदों में देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की बाद में पूजा, जो पुराणों में देवी देवता आते हैं वो अलग आते हैं। तो एक वैदिक दौर है हिंदू धर्म का, उसके बाद में वैदांतिक दौर है, जबकि बुद्ध धर्म के प्रभाव में और सारे धर्म के साथ मिलके एक खास तरह का फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू बनता है। फिर पुराणिक स्टेज है हिंदू धर्म की, जिसमें कि मंदिर की अवधारणा, नए देवी देवता, आइकोनोग्राफी, पिलग्रिमेज, यात्रा करके कहीं पर जाना, ये सब बनता है। उसके बाद में जो हमारी सेक्रेड बाउंड्री है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, वो स्थापित होती है। उसके बाद में हिंदू धर्म इस तरह से फैलता है कि तमाम और जगह के जो स्थानीय देवी देवता हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, जैसे वेंकटेश्वरा हैं आंध्रा में, वो उनके साथ मिलके वो भी रहते हैं, हिंदू धर्म भी रहता है, हिंदू धर्म उन तक पहुंचता है और वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक नए तरह का नया फ्लेवर, नई ऊर्जा मिलती है हिंदू धर्म को भी और उन मान्यताओं को भी। और फिर 18वीं 19वीं शताब्दी में आर्य समाज के प्रभाव के तहत और एक आधुनिकता का जो प्रभाव हुआ, तो हिंदू धर्म और जिसमें से कि हिंदू संस्कृति निकलती, इसको भी आप काल और समय में फ्रीज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी लगातार तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत सारे वो हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो कोई ऐसा हिंदू धर्म भी एक समय में फ्रोजन नहीं था। और दूसरी बात है कि जाहिर सी बात है कि भारत में हिंदू धर्म का काफ़ी प्रभाव रहा, काफ़ी बड़े पैमाने पे, लेकिन ये कह देना कि सारी की सारी भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति पर रिड्यूस किया जा सकता है, ये भी कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, भारत देश की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आए, कुछ यहाँ पर आके रुके, कुछ यहाँ से चले गए। बहुत सारे ट्रैवलर्स जिन्होंने भारत को देख के तमाम किताबें लिखी हैं, इब्न बतूता, फायान, हुएनसांग, बर्नियर, बहुत लंबी फहरिस्त है, जो कि हिंदुस्तान में आए, उन्होंने यहाँ को देखा, जगह को पसंद किया और इसके बारे में लिखा। कॉन्करर्स आए, नए नए धर्म आए, जो कि बाहर से आए, लेकिन आके उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा और बहुत कुछ उन्होंने कुछ लिया और कुछ दिया। तो ये जो सिलसिला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भारतीय संस्कृति के बनने का। भारतीय संस्कृति धीरे धीरे बनती है और उसका विकास होता है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं। हिंदू धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है उसका, लेकिन उसको एकमात्र तत्व अगर आप बना देंगे, तब फिर आप ना तो हिंदू धर्म को समझ पाएंगे और ना ही भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। तो इस मसले को एक डायलॉजिकल रूप से और लगातार तब्दीली के स्तर पर, और उसमें अंदर और बाहर से किस तरह के अनुभव आ रहे थे और उनके सम्मिश्रण से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर, जिसके कि दुनिया में एक तरह से मिसाल के रूप में देखा जा सकता है, वो स्थापित होती है। और उसकी कुछ विशेषताएं आज भी हैं। आज भी जितनी विविधता भारत के समाज में है, भाषाई स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, खाने पीने के स्तर पर, वो बहुत ही निराली है और बहुत बढ़िया है, और वही दुनिया को भारत का संदेश है। लेकिन वो भारत की विविधता जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया में बनती है, और वो प्रक्रिया हम तब समझ पाएंगे जब हम यहाँ के धर्म, उनका इन्फ्लुएंस और बाहर से आने वाले तत्व, उनके डायलॉग को देखेंगे, उनके डायलॉग को समझेंगे, और उनके डायलॉग जो हैं वो
म्यूचुअली एनरिचिंग है, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। जो बाहर से आते हैं वो भी समृद्ध होते हैं और जो यहाँ के हैं वो भी समृद्ध होते हैं। और काल में, समय में धीरे धीरे और नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, जैसा कि मैंने हिंदू धर्म के उदाहरण से बताया। तो मेरा मानना है कि इस तरह से संस्कृति के और धर्म के सवाल को समझे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय संस्कृति के बारे में जब बात करते हैं उससे हिंदुइज्म को जोड़ते हैं, जो हिंदुइज्म के अंदर जो डिस्टोर्शंस मौजूद हैं, जो उसके अंदर जो इतना मतलब जातीय आधार पर जो दमन होता है, उसका मुद्दा कभी हिंदू संस्कृति के अंदर उठाया नहीं जाता, भारतीय संस्कृति के अंदर उठाया नहीं जाता। जो इस तरीके के लोग हैं, दीनानाथ बत्रा जैसे लोग हैं, वो क्यों नहीं अपने धर्म के अंदर रिफॉर्म्स, सुधार, सामाजिक सुधार की बात करते हैं? वो ऐसा, आपकी बहुत बढ़िया बात है। और 19वीं शताब्दी में जब एक बाहर वेस्ट के साथ, एक मॉडर्निटी के साथ, आधुनिकता के साथ एक नया जब एनकाउंटर हुआ, तो हमारे यहाँ के जो बहुत सारे चिंतक थे, सोचने वाले थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, बहुत लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने आधुनिकता की लाइट में जब अपने समाज को देखने समझने की कोशिश की, तो उनको अपने समाज में, अपने धर्म में बहुत सारी कमियां नजर आईं और उन्होंने समाज सुधार की एक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जैसे कि सती का मसला था, शादी के लिए कितनी लड़की की उम्र होनी चाहिए, महिलाओं को दोबारा शादी का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा को लेके। सिर्फ महिलाओं का कॉलेज भारत में बहुत पहले 19वीं शताब्दी में ही खुल गया था, तो इसलिए कि उनके प्रयास के स्वरूप। आजकल होता यह है, तो उन्होंने अपने समाज की, अपने धर्म की आलोचना की ताकि उसको बेहतर बनाया जाए। आजकल असल में क्या होता है कि लोग ये मानने लगते हैं कि अगर अपने धर्म और समाज की आलोचना करेंगे तो लोग अपने धर्म और समाज को बुरा मानने लगेंगे, और इसलिए हमें अपने धर्म और समाज का एक आदर्शीकृत स्वरूप रखना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही इमेच्योर और बचकानी सोच है। हमें अपना देश प्यारा है, अपना समाज प्यारा है, अपनी संस्कृति प्यारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमारे संस्कृति और हमारे समाज के जो नकारात्मक पहलू हैं, हम उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे। हमें उन्हें बताना पड़ेगा ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। तो चाहे वो जातिवाद का मसला हो, चाहे वो एक इर्रेशनैलिटी का मसला हो, जो कि तमाम समाजों में, तमाम धर्मों में अलग अलग समय में रहे। भारतीय ऐसा धर्म नहीं है, बाकी धर्मों में, बाकी समाजों में बहुत सारी इर्रेशनैलिटी और बहुत सारी ऊंच नीच का सोच तमाम उसमें रहा है, हमारे यहाँ भी है। इस पर हमारा रवैया जो है वही होना चाहिए जो कि हमारी 19वीं शताब्दी के भारत के चिंतकों और सुधारकों का था। उन्होंने इन कमजोरियों की तरफ से मुंह मोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इन पे एम्फसाइज किया है, इन पे जोर डाला और कहा कि इनको दूर होना चाहिए। तो हमें अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, अपने देश से, लेकिन वो प्रेम इस हद तक नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, देश, अपने समाज के जो नकारात्मक पहलू हैं उन पर ध्यान ना दें। और ऐसा नहीं कि हम उनको, बच्चों को बताएंगे तो बच्चे अपने देश से और समाज से प्रेम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत सोच है, भ्रामक है, ऐसा होता नहीं है। हम अपने बच्चों को उनकी अपनी कल्चर के बारे में बताएंगे, अपनी कल्चर के जो बहुत पॉजिटिव फीचर्स हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी कल्चर में, हमारे समाज में जो बहुत सारी कमजोर, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारा समाज आदर्श हो गया है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति परफेक्ट हो गई है, जबकि परफेक्शन कहीं दिखता नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है, समस्याएं हैं, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, बहुत सब हैं जिनको कि दूर होने की जरूरत है। तो हम उनको दूर करेंगे, लेकिन उनको दूर करने के लिए पहले हमको ये बताना होगा अपने बच्चों को कि ये समस्याएं हमारे समाज में, हमारी कल्चर में, हमारे देश में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना देश नहीं मानते, हमें अपने देश से प्यार है, लेकिन हमारा देश और बेहतर हो, हमारा समाज और बेहतर हो, हमारी संस्कृति और बेहतर हो, इसलिए जो उसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो जरूर बताए जाने चाहिए। दीनानाथ बत्रा साहब ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा है कि हमें विदेशी भाषाओं को बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। विदेशी भाषा पढ़ाने से उनके दिमाग जो है भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा, उनके अंदर गलत तरह के रुझान आएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? विदेशी क्या, हमारी भाषा जो है वो किसी और देश के लिए विदेशी है। बहुत सारे भारत के बाहर के लोगों ने भारतीय भाषाओं को सीखा और भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ सीखा। किसी भी नई भाषा को आप सीखते हैं तो उसकी नई चीज़ सीखते हैं। भारतीय हिंदी साहित्य की अपनी विशेषता है, बंगाली साहित्य की अपनी विशेषता है, फ्रेंच साहित्य की अपनी विशेषता है, फारसी साहित्य की अपनी विशेषता है। अब हमारे लिए इतना मुमकिन तो नहीं है कि हम सारा साहित्य एक ही आदमी पढ़ सके, लेकिन बहुत बेहतर है कि बाहर के हम भाषाओं को समझें और उनके साहित्य को
अपनी भाषाओं में अनुवाद करें ताकि हमारे बच्चे उनको पढ़ सकें। और यहाँ पर भी हमारा रवैया वही होना चाहिए जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे हिंदी के लोगों का था। हिंदी समृद्ध इसलिए हुई कि जो बहुत हिंदी की जो संस्थाएं बनी काफ़ी, उन्होंने कहा कि जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं, अच्छी अच्छी बड़ी भाषाएं, उनको साहित्य हैं, उनको हम हिंदी में तर्जुमा करेंगे। तो हमारे हिंदी के लोग टैगोर और शरद चंद्र को बहुत आसानी से इसलिए पढ़ सके, इसलिए कि उनका हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका था। तो बहुत सारे हिंदी वालों को पता ही नहीं था। मैं जैसे अपने बचपन में मुझको लगता था कि टैगोर और शरद चंद्र का साहित्य तो हिंदी में लिखा गया होगा, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने किसी और भाषा में लिखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं हम जानेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के साहित्य का अनुवाद कर सकेंगे, और हम लोग उन साहित्य को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो बेहतर है। आज कौन ये बात कहेगा कि हिंदी पढ़ने वालों को टैगोर को या शरद चंद्र को नहीं पढ़ना चाहिए, या उर्दू को नहीं पढ़ना चाहिए, या मराठी साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, तमिल साहित्य। जितना ज़्यादा साहित्य हमारी भाषाओं में, एक दूसरे की भाषाओं में अनुवाद के द्वारा उपलब्ध होगा, और ये बात फ्रेंच भाषा के बारे में भी है, ये बात अंग्रेज़ी भाषा के बारे में भी है। अंग्रेज़ी भाषा, आप उर्दू के जितने बड़े विद्वान हैं उनको देख लीजिए, वो सब अंग्रेज़ी के स्कॉलर थे। फिराक गोरखपुरी, हमारे हिंदी के हरिवंश राय बच्चन, उर्दू में खास बात है कि उर्दू और हिंदी के शुरू के जो बड़े बड़े स्कॉलर होते थे वो सब वो थे जो कि इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ के आए थे, और इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ने ने उनको एक ऐसी सेंसिटिविटी, एक ऐसा रुझान दिया कि वो हिंदी और उर्दू के ऊपर फिर बहुत बेहतर काम कर पाए। तो किसी भी और भाषा को जानना जो है वो हमेशा बहुत ही एडवांटेजियस होता है, और वो बहुत ज़रूरी है कि उन भाषाओं की जानकारी रहे, और उनका जो साहित्य है, जो उनका बेहतरीन साहित्य, जो दुनिया का बेहतरीन साहित्य, रूसी साहित्य, वो हमारी अपनी भाषाओं में हो। अब मैक्सिम गोर्की कितना ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना, या दोस्तोयेव्स्की या टॉल्स्टॉय, लेकिन मैं रूसी भाषा नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर उसका अनुवाद हो जाएगा हमारे लिए, तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन साहित्य है उसका हम अपनी भाषाओं में अनुवाद करें, ताकि हमारे बच्चे उनको पढ़ें और उनका उसके आधार पर उनका बेहतर विकास हो। भारतीय संस्कृति को अगर कोई बच्चा जन्मदिन पे केक काटता है, कैसे नुकसान हो सकता है उसको? देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि संस्कृति को काल में और स्थान में बांधा नहीं जा सकता है। संस्कृति लगातार ग्रो होती है, लगातार बदलती है। अब 19वीं शताब्दी में अगर कोई बच्चा केक काटता था तो ये माना जाता था कि ये तो वो विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर रहा है, या कोई शर्ट या पैंट पहनता था तो कहते थे कि विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर रहा है, या अंग्रेजी भाषा बोलता था तो विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर रहा था, या पिज्ज़ा अगर कोई पहले खाता था, या चाइनीज़ फूड। लेकिन अब आप देखेंगे तो संस्कृति बदलती है। अब ये सारा भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो गया। अगर हमारे मिडिल क्लासेस में और लोअर मिडिल क्लासेस में भी हजारों लाखों लोग जो हैं वो केक काट रहे हैं, तो वो तो फिर हमारी संस्कृति का हिस्सा हो गया। हमने उसको अपनी संस्कृति बना ली। पहनने के स्तर पे अब हम पैंट पहनने लगे हैं, चाइनीज़ खाना खाते हैं, वो चाइनीज़ बहुत ही हिंदुस्तानी तरीके से बनाते हैं, लेकिन वो हो तो हमारा गया है। तो ये तो एक अच्छी बात है। ये तो वो इसीलिए, अगर संस्कृति को अगर हम बदलते देखेंगे कि वो बदल रही है, ग्रो कर रही है, नई चीज़ों को ले रही है, तब तो ठीक है। और अगर आप मान लेंगे कि संस्कृति काल और स्थान में एक पॉइंट पर आपने उसको फिक्स कर दिया, तब आप संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। तो आज ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा हो गया है। हो सकता है कल ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं। संस्कृति के बहुत सारे हिस्से ख़त्म भी हो जाते हैं, तो हो सकता है 100-50 साल में ख़त्म हो जाए। अगर अपने आप से आर्टिफिशियली किसी चीज़ को नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो आज अगर लोग केक काट रहे हैं तो मुझे तो उसमें कोई समस्या नज़र नहीं आती। पैंट पहनते हैं लोग, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको मालूम है वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। दीनानाथ बत्रा भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो स्वदेशी का मुद्दा उठाया जा रहा है और जो भारतीय संस्कृति का मुद्दा उठाया जा रहा है, भूमंडलीकरण के दौर में जब नरेंद्र मोदी की सरकार उन नीतियों को लागू कर रही है जिसमें वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्टेक बेचने के लिए तैयार है, एफडीआई लाने के लिए तैयार है हर सेक्टर के अंदर, क्या ये संभव है जो दीनानाथ बत्रा बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जो स्वदेशी की पूरी अवधारणा है उसमें कुछ अंतर विरोध शामिल हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक भूमंडलीकरण के दौर से हम आज गुजर रहे हैं जिसकी की गति तेज़ हो गई है। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये आज 20-25 साल का नहीं, ये तो 19वीं शताब्दी से, ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब से शुरुआत हुई है तब से एक भूमंडलीकरण हो रहा है। भारतीय इकोनॉमी का भी हुआ कैपिटलिज्म के तहत में, और वो चल रहा है। और आज जो है किसी भी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा कि वो इस ग्लोबल इकोनॉमी में शिरकत करे, एक गुलाम की तरह नहीं, एक जूनियर पार्टनर की तरह नहीं, जहां तक हो सकता है कि बराबर के पार्टनर की तरह करे। वो हमारी ज़रूरत है और हम दुनिया को देते हैं कुछ। तो इसलिए भूमंडलीकरण के दौर में बहुत
बेहतर है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए कि वो उसमें शिरकत करे। अब जो स्वदेशी की पूरी अवधारणा है, जो उसका डिस्कोर्स है, जो उसका विमर्श है, यही उसका अंतर्विरोध है। इसलिए कि वो स्वदेशी की अवधारणा चाहती है कि या तो अगर हमने आर्थिक रूप से जुड़ने की कोशिश की तो हमारी अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी, और हमें बचाना है अपनी संस्कृति को तो हमको आर्थिक रूप से भी दुनिया से सारे कनेक्शंस तोड़ लेने चाहिए। ये ऐसा न तो ऐसा मुमकिन है और न ही ऐसा डिजायरेबल है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि अब हमारी संस्कृति में आत्मविश्वास है, ऐसा थोड़ी होगा कि हम कोई विदेशी पिज्जा खा लेंगे तो हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। इसका मतलब इतना तो आत्मविश्वास से कमज़ोर की कमी नहीं है हमारे अंदर में। तो आर्थिक रूप से जहाँ तक ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लेवल पे, आर्थिक रूप पे बहुत सारे मसलों पे, चाहे वो पर्यावरण का मसला है, चाहे वो उग्रवाद का मसला है, टेररिज्म, उसमें ग्लोबल लेवल पे एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और उसमें भारत इतना बड़ा देश है, उसको शिरकत करनी चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और बगैर डरे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत ये सब काम करेगा तो उसकी अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारी संस्कृति का आधार हमारी जड़ों में है, हमारी संस्कृति वाइब्रेंट है, वो कोई मर जाने वाली नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से $4 आ जाएंगे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। संस्कृति बहुत हमारी वाइब्रेंट है, उसकी पुख्ता मजबूत जड़ें हैं, वो ग्रो करेगी। सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति बनी रहेगी, लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे हैं, आर्थिक मसले ऐसे हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मसले ऐसे हैं, पर्यावरण के मसले ऐसे हैं, जिसमें कि हमें बाहर के देशों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा, हमें अपनी भूमिका निभानी होगी भारत को। और भारत की एक विश्व के स्तर पे एक बहुत खास भूमिका है जो कि भारत को वो भूमिका निभानी चाहिए और निडर होकर निभानी चाहिए। उससे भारत की संस्कृति पे कोई गलत असर पड़ने वाला नहीं है और ना ही वो संस्कृति खत्म होने वाली है। अगर ऐसा होता तब तो भारत की संस्कृति कब की खत्म हो गई होती, लेकिन वो अभी भी बदल रही है, ग्रो कर रही है, वाइब्रेंट है, उसमें एक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। गुजरात के अंदर दीनानाथ बत्रा साहब ने अपनी 7 पुस्तकों को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया है और 35,000 स्कूलों में उसको बांटा गया है। क्या आपको लगता है कि गुजरात को हिंदू जो एक विचारधारा है, हिंदूवादी विचारधारा की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको एक विष की तरह पूरे देश में फैलाने की कोशिश? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो टेक्स्ट बुक हैं बहुत तो मैंने नहीं देखी हैं। हिंदू के साथ साथ ज़्यादा बड़ी समस्या है इन टेक्स्ट बुक्स के साथ। हिंदू एक ख़ास धार्मिक नज़रिए से लिखी गई हैं, ख़ास तरह की वो आइडेंटिटी, मतलब ख़ास तरह की अस्मिता की राजनीति का उभार कर रही हैं। ये तो एक ख़तरा है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। हमें अपने बच्चों को बेहतर टेक्स्ट बुक्स देनी है जो वैज्ञानिक बेहतर तरीके से लिखी गई हैं, जिसमें कि नई रिसर्चेस का समावेश किया गया है, जो कि आधुनिक नज़रिए पे हैं, जिसमें कि अतीत की एक बेहतर समझ है। आज भारत की एक विशेषता यह है कि जो बच्चों के लिए अच्छी टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती हैं, इसमें यूरोप के देशों ने वो काफ़ी आगे हैं और हमें ये मान लेना चाहिए। वहाँ पर वो नॉलेज सोसाइटीज़ हैं, ज्ञान का, आधुनिक ज्ञान का प्रसार वहाँ काफ़ी अच्छा हुआ है और वो अपने बच्चों के लिए अच्छी टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं। लेकिन यूरोपियन जो फर्स्ट वर्ल्ड है, यूरोप के देशों के बाद आप देखें तो भारत काफ़ी आगे है। भारत में कई वजह से हमारे नेशनल मूवमेंट का भी उसमें योगदान था। 60 के दशकों से ये हुआ कि हमारे जो सबसे बेहतरीन हिस्टोरियंस थे, सबसे बेहतरीन इतिहासकार थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स लिखेंगे। और 60 के दशक से हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर सेक्युलर, साइंटिफिक, अच्छी रैशनल टेक्स्ट बुक्स लिखी गई, जिससे कि बच्चे के दिमाग पे बेहतर असर पड़ता है। तो मुझे इन किताबों के साथ जो आप जो बता रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, थोड़े बहुत अखबारों में देखा है। इनके साथ एक वो समस्या तो है, लेकिन ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि ये घटिया किताबें हैं, ये बहुत ही अवैज्ञानिक, अतार्किक, इर्रैशनल बेसिस पे लिखी गई किताबें हैं और हमारे बच्चों के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। वो बच्चा किस आइडेंटिटी में विश्वास करता है वो तो अलग है, लेकिन एक बेसिक इंटेलिजिबिलिटी, एक बेसिक इंटेलिजेंस, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, रैशनल एटीट्यूड, तर्कवाद, ये हमें चाहिए अपने बच्चों में, जिसके लिए कि बेहतर रैशनल टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। तो ये टेक्स्ट बुक्स में कुछ पूर्वाग्रह हैं, कुछ प्रेजुडिसेस हैं जिनकी तरफ कि आपने इशारा किया, वो तो गड़बड़ है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गड़बड़ ये है कि ये बहुत ही इर्रैशनल और बहुत ही अतार्किक और अवैज्ञानिक तरीके से लिखी गई पुस्तकें हैं जो कि बेहतर दिमाग का विकास नहीं कर सकती हैं, और वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कि बच्चे ही हमारी कैपिटल हैं, वो निधि हैं हमारी, वो ही हमारी संपत्ति हैं। हमें बहुत इस पर ध्यान देना है कि हमारे बच्चों के दिमागों का बेहतर विकास हो, रैशनल विकास हो। एक आखिरी सवाल छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब ये काफ़ी बड़े इसका असर होता है। माइथोलॉजी को
इतिहास माना जा रहा है। दीनानाथ बत्रा साहब कहते हैं ये हमारा इतिहास है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक समय ऐसा होता था, मैं लंबी बात नहीं, लेकिन मैं एक इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में रख के, एक समय ऐसा होता था कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन में ये माना जाता था कि माइथोलॉजी को इतिहास लेखन में नहीं लाना चाहिए और कोशिश की जाती थी कि उनको ना देखा जाए, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद ये माना गया कि अगर हम एंशंट भारत को समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पुराण है, रामायण है, इनको देखना चाहिए, इसलिए कि ये हमें बहुत कुछ बताते हैं। माइथोलॉजी जो है वो जिस समाज में उनकी वो विकसित होती हैं, उपजती हैं, वो समाज के बारे में बहुत कुछ हमको बताती हैं। तो माइथोलॉजी से हमको बहुत कुछ पता लगता है समाज के बारे में। तो माइथोलॉजीज का इस्तेमाल निश्चित रूप से बेहतर इतिहास लिखने के लिए होना चाहिए, और अब हो भी रहा है हम माइथोलॉजीज का। लेकिन माइथोलॉजी अपने आप में इतिहास नहीं हो जाती है। माइथोलॉजी को हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए, इसलिए माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समाज को समझने के लिए, अपने अतीत को समझने के लिए। लेकिन माइथोलॉजी अपने आप में इतिहास कैसे हो सकती है? इतिहास तो एक इतिहासकार कुछ स्रोतों के आधार पर, पद्धति के आधार पर बहुत सारे लोग मिलकर लिखते हैं, जिसमें कि स्रोतों में माइथोलॉजी एक बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास के लिए। तो मेरा मानना है कि जो माइथोलॉजी या मिथ्स या हमारे ये सब ग्रंथ जो हैं, ये इतिहास लेखन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनका इस्तेमाल होना चाहिए। माइथोलॉजी अपने आप में हिस्ट्री नहीं हो जाती है, फिर तो हिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है कोई, फिर तो माइथोलॉजी पढ़ लीजिए, फिर इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।